जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं तुरंत हम कर लेंगे। ठीक, अपना नया टॉपिक क्या है? फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और इसके उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण 15, 16 और 17। ठीक, आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें प्रश्नावली 1.3 दिया गया है जो कि इसी से रिलेटेड है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.3 नहीं है, तो हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे भी नहीं। जो जो न्यू एनसीईआरटी में है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और जितना इसमें बताया गया है उतना ही आपको हम बताएंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जितना बताया जाएगा उतना ही आपको भी मालूम होना चाहिए। ठीक, उससे ज़्यादा आपको ना उसके बारे में सोचना है ना कुछ समझना है। जैसा एक उदाहरण दिया गया है व्युत्क्रमणीय फलन का, ये उदाहरण 17, वो व्युत्क्रमणीय फलन का जितना ही बातें बताएंगे वो आप नोट कर लेंगे। और जो जो चीजें बताएंगे कि संयोजन फलन क्या होता है, मतलब फलनों का संयोजन क्या होता है, वो आप नोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बताया जाए बस उतना ही सुनना है। ठीक, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में था, इससे बहुत डिटेल में था, बहुत डिटेल में पढ़ाना था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में वो चीज़ें हैं नहीं, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे भी नहीं। हमें अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ना कि हमें बढ़िया मैथमेटिशियन बनना है। अभी अच्छा स्कोर कर लेते हैं फिर मैथमेटिशियन बन जाएंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, फिर व्युत्क्रमणीय फलन। पहले हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन क्या होता है। ठीक, फिर उससे रिलेटेड दो उदाहरण है 15 और 16, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। फिर फलनों का व्युत्क्रम पढ़ेंगे और उदाहरण 17 भी कर लेंगे। जितनी बातें बताएंगे बस उतनी ही बातें आपको याद रखनी है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं फलनों का संयोजन क्या होता है। फलनों का संयोजन हेडिंग क्या रहेगा अपना? फलनों का संयोजन। हाईलाइट कर देते हैं। अब फलनों का संयोजन मतलब हुआ कि किसी दो फलन को आपस में मिलाना। आपस में किसी दो फलन को कैसे मिलाते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो मान लो एक अपना कोई फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, और एक दूसरा फलन है जी एक्स बराबर साइन साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक, ये दो फलन हमें दिया गया है। अब इन दो फलनों का हमें संयोजन निकालना है, तो संयोजन कैसे कैसे निकाल सकते हैं? एफ ओ जी, इसे हम पढ़ते हैं फॉग। ठीक, एफ ऑफ जी बोलते हैं, बोलेंगे क्या? एफ ऑफ जी। और लिखा क्या है? एफ ओ जी, जिसे हम बोलेंगे फॉग। अब फॉग कैसे निकालते हैं? ये एफ एफ ही लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे एफ लिखेंगे। अब इस ओ को हम ब्रैकेट बना देंगे। ट्रिक बता रहे हैं आपको, ओ को ब्रैकेट बना देंगे और जी के जगह पर हम जी लिख देंगे। अब केवल जी का तो कोई सेंस निकलता नहीं है, इसीलिए जी एक्स लिख देंगे, क्योंकि ये जी एक्स है ना। ओ को हम ब्रैकेट बना देंगे और एफ के जगह पे एफ और जी के जगह पर जी एक्स लिख देंगे। अब एफ के जगह पर एफ ही रहेगा। जी एक्स का मान क्या है? यहाँ पर देखो, साइन एक्स। जी एक्स का मान क्या दिया गया था?
साइन एक्स, जो कि हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, तो अगर x की जगह पर हम y लिख देंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर। z लिख देंगे तो जेड स्क्वायर, 2 लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर। तो अगर साइन लिख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर साइन लिखा है तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया। एफ ऑफ साइन एक्स निकालना था, जबकि हमें यहाँ पे मालूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर अगर यहाँ पर y पुट करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, z पुट करेंगे तो z का स्क्वायर हो जाएगा, साइन पुट करेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो ये आ गया अपना फॉग, इसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, अब गॉफ कैसे निकालते हैं, g ऑफ f, g लिखेंगे, o की जगह पर हम क्या बना देते हैं, ब्रैकेट, f की जगह पर f ऑफ x लिख देंगे, f ऑफ x का मान क्या है भैया, एक्स स्क्वायर। अब देखो जी एक्स बराबर साइन एक्स, जी वाई बराबर साइन वाई, जी जेड बराबर साइन जेड। मतलब x की जगह पर अगर हम कुछ रखेंगे तो यहाँ x की जगह पर वो हो जाएगा। अगर g की जगह पर हम y रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर जी वाई अगर हो जाएगा तो ये साइन वाई हो जाएगा। अब x की जगह पर अगर हम एक्स स्क्वायर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। फिर से समझ लो, अगर x की जगह पर हम y रखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन y, z रखेंगे तो साइन z, अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। बस यही गॉफ निकाल लिए। अब क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ, तो f की जगह पर f, o की जगह पर हम क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, फिर f की जगह पर क्या लिख देंगे हम, f ऑफ x लिख देंगे। f ऑफ x का मान बताओ भैया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ एक्स अगर आता है तो एक्स स्क्वायर, एफ वाई वाई स्क्वायर, एफ जेड जेड स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स स्क्वायर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो भी हम पुट करते हैं यहाँ पर एक्स की जगह पर जो भी पुट करेंगे उसका स्क्वायर आएगा। तो एक्स की जगह पर हम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जी ऑफ जी निकाल लेते हैं, जी ओ की जगह पर हम ब्रैकेट लिखेंगे, फिर जी की जगह पर जी एक्स, जी जी एक्स का मान क्या दिया रखा है, साइन एक्स। अब देखो x की जगह पर यहाँ पर ध्यान से देखिए, x की जगह पर अगर हम y रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा, z रखेंगे तो साइन z आ जाएगा, 2 रखेंगे तो साइन 2 आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे तो वो साइन के एंगल में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम साइन एक्स पुट कर देते हैं, x की जगह पर हम साइन x पुट कर देते हैं तो यहाँ भी x की जगह पर साइन x आ जाएगा। तो साइन, फिर x की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, साइन x। ये आ गया g ऑफ g। बस यही संयोजन था, एक बार हम इसे रिपीट कर देते हैं। देखो हम मान लिए पहला फलन ये है कोई अपना, दूसरा फलन ये है। अब हमें f ऑफ g अगर निकालना है तो हम f को f ही लिख देंगे, o को ब्रैकेट बना देंगे, फिर g को हम g ऑफ x लिख देंगे।
जी ऑफ एक्स का मान रखें, साइन एक्स आ गया। अब अगर हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह अगर हम y पुट करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, z पुट करेंगे तो z स्क्वायर आएगा, कुछ भी पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर आ रहा है। तो साइन एक्स पुट करे तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। फिर जी ऑफ एफ निकालें, तो जी ओ की जगह पर हम क्या कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए, फिर एफ की जगह पर एफ एक्स और एफ एक्स का मान रखे, और जब जी एक्स बराबर साइन एक्स है तो जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एफ ऑफ एफ निकालें, ओ को हम ब्रैकेट बनाए और फिर एफ को हम एफ एक्स लिख दिए। एफ एक्स का मान इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा, तो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4। फिर जी ऑफ जी निकाले हैं, जी लिख दिए, ओ की जगह पर ब्रैकेट, फिर जी की जगह पर हम जी एक्स लिख दिए। जी एक्स का मान क्या दे रखा है, साइन एक्स पुट कर दिए। अब हम यहाँ पर y पुट करेंगे तो साइन y आएगा, z पुट करेंगे तो साइन z आएगा, मतलब हम कुछ भी यहाँ पर पुट करते हैं तो वो साइन के एंगल में आता है। तो अगर यहाँ पे हम साइन x ही पुट कर देंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, जो कि लिखा है साइन इंटू साइन एक्स। समझ में आ गया ना, तो यही संयोजन है। बाकी और देखें बुक में क्या दे रखा है। अब ये आकृति हम समझा देते हैं आपको, बस वही जो बताएं वही इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अब बना हुआ है बुक में तो बता देते हैं, अभी आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब हो। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी में कोई फलन एफ है और बी से सी में कोई फलन जी है। ठीक, अब फलन एफ में ये एक्स हम अगर फलन एफ में पुट करते हैं तो हमें एफ एक्स मिलता है। एक्स को जब हम एफ में पुट करते हैं, इस फलन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ एक्स मिलता है। और जब एफ एक्स को हम जी में पुट करते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, ऐसा बोला गया है। समझिए, एक्स को जब हम एफ में पुट करते हैं तो एफ एक्स मिल रहा है, एफ एक्स को जब हम जी में पुट कर रहे हैं तो जी ऑफ एफ एक्स मिल रहा है। तो यहां से और इस फलन में ये क्या लिखा हुआ है, गॉफ ही तो लिखा है ये चीज, क्योंकि जी ओ को हम क्या बना देते थे, ब्रैकेट, एफ को एफ एक्स। ये तो बस यही चीज बताया गया है कि फलनों का संयोजन होता क्या है, तो ऐसे ही बताया गया है, बाकी आप बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाइए, जितना है बस इतना ही आप समझिए। आपका मेन पॉइंट ये था, ये जो चारों बताए हैं ये चीज़, ये बहुत मेन है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, रिपीट कर दिए थे। अब हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, ये है एग्जाम्पल 15। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ये कोई फलन है एफ, लिख लेते हैं हल। एफ कोई फलन है जिसका प्रांत क्या है, 2, 3, 4, 5, ये इसका प्रांत है, और सहप्रांत क्या है, 3, 4, 5, 9। ठीक, ये सहप्रांत है। अब हमें क्या क्या दे रखा है,
एक सेकंड, इसे थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं, रुक जाओ। प्रांत क्या है? 2, 3, 4, 5। सह प्रांत क्या है? 3, 4, 5, 9। ठीक। और दे क्या रखा है? देखो, फिर एक फलन दिया है जी, जो कि प्रांतीय है और सहप्रांतीय है। जी के बारे में अभी लिखते हैं, पहले एफ के बारे में जो जो बताया गया है लिख लेते हैं। एफ F2 जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, लिख लेते हैं। F2 3 है। x की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं, यानी F3 कितना है? 4। फिर F4 कितना है? और F5 दोनों ही 5 हैं। F4 और F5 कितना है? 5। F5 भी 5 दिया है। ये डिटेल हमें दिया गया था। और एक फलन है जी, जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 9 और सह प्रांत है 7, 11, 15। ठीक। जी के बारे में भी बताया गया है। G3 G4 इज इक्वल टू 7, लिख लेते हैं ये भी। G3 दिया है 7, G4 भी 7 दिया है। G5 कितना दिया है? 11। और G9 भी कितना दिया गया है? 11। अब हमें निकालना क्या है? गॉफ निकालना है। तो अभी बताए थे आपको, क्या होता है भैया गॉफ? G ऑफ F। तो G, O की जगह पर ब्रैकेट, F की जगह X। अब Fx के कितने मान दिए गए हैं? ये 4 मान हैं। चारों पुट करते हैं एक एक करके। Fx की जगह पर हम F3 करेंगे, F2, फिर F3, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर F4। हमें गॉफ ही निकालना है, बाकी और कुछ नहीं निकालना। तो इसके 4 मान निकलेंगे, क्योंकि एफ एक्स में 4 मान दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक। फिर अब एफ ऑफ 2 का मान क्या है? तो जी एफ ऑफ 2 का मान बताओ। 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। फिर जी एफ ऑफ 3 का मान क्या है? 4। फिर एफ ऑफ 4 का मान क्या दे रखा है? 5। फिर एफ ऑफ 5 का मान क्या दे रखा है? 5। अब G3 का मान हमें प्रश्न में ही बता दिया गया है, 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। फाइनल आंसर को हम दूसरे पेन से लिखते हैं, ये 7 हो गया। फिर G4
का मान क्या रखा है, क्या दे रखा है, 7। फिर G5 का मान 11। फिर क्या यहाँ पर है, G5 फिर से है तो फिर से 11। बस यही अपना आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। ये कोई एफ फलन था, ये कोई जी फलन था, और हमें ये डिटेल दिए रखे थे कि एफ ऑफ 2 3 होता है, एफ ऑफ 3 4, एफ ऑफ 4 5, एफ ऑफ 5 5, और फिर जी का ये डिटेल दे रखा था। अब हमें गॉफ निकालना था तो जी लिखे, ओ की जगह पर हम ब्रैकेट लगाए, एफ की जगह पर एफ एक्स लिखे, फिर एफ एक्स के चारों मानों को रख दिए हम। रखे तो एफ ऑफ 2 हमें दे रखा था 3, एफ ऑफ 3 हमें दे रखा था 4, एफ ऑफ 4 5 दे रखा था, एफ ऑफ 5 5 दे रखा था, और इन चारों का मान भी हमें यहाँ से पता चल गया, जिससे अपना आंसर आ गया। आई होप आप ये पहला उदाहरण अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण संख्या 16। ये है उदाहरण 16। लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या दे रखा है, बोला गया है कोई एफ फलन है जो आर से आर में परिभाषित है। लिख लेते हैं, ये रियल नंबर है आर से आर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। जी फलन है, वो भी आर से आर में परिभाषित है। ठीक है। एफ एक्स हमें दे रखा है कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जी एक्स हमें दे रखा है 3x²। ठीक, द्वारा परिभाषित है, तो हमें जी ऑफ एफ यानी गॉफ और एफ ऑफ जी यानी फॉग निकालना है और सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम जी ऑफ एफ गॉफ जिसे कहते हैं, ओ की जगह पर हम ब्रैकेट रख दिए, एफ की जगह पर हम क्या रखेंगे, एफ एक्स। जी एफ एक्स का मान बताइए, कॉस एक्स। अब आपसे हम पूछ रहे हैं x की जगह पर, यहाँ x की जगह पर अगर हम y रख दें तो क्या हो जाएगा, 3y²। z रख दें तो 3z²। 2 रख दें तो 3 2²। 5 रख दें तो 3 5²। मतलब यहाँ पर हम कुछ भी पुट करेंगे तो 3 इंटू जो भी पुट किए हैं उसका स्क्वायर। तो अगर हम cos x पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, जिसे हम 3 cos² x लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या निकालना है, फॉग भी निकालना है। एफ ऑफ जी, एफ लिखेंगे ब्रैकेट और इसे जी एक्स। एफ जी एक्स का मान बताइए, जी एक्स का मान है 3x²। 3x²। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं इस x की जगह पर, इस x की जगह पर अगर हम y डालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। z पुट करेंगे तो cos z, 2 पुट करेंगे तो cos 2। मतलब हम यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे तो वो cos के एंगल में आ जाएगा। तो अगर हम
3x² पुट करते हैं ये, तो एंगल में क्या आ जाएगा 3x²। जहां x लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे 3x²। बस ये आ गया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ g ऑफ f बराबर नहीं है f ऑफ g के। बस यही चीज सिद्ध करना था भैया, आसान है ना। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये कोई f फलन था, ये कोई g फलन था। fx इज इक्वल टू कॉस 3x, सॉरी कॉस x, और gx इज इक्वल टू 3x²। अब हमें g ऑफ f निकालना था, तो g o की जगह पर ब्रैकेट f की जगह पर fx का मान रखे cos x, और फिर ये 3cos²x आ गया। फिर फॉग निकालना था, तो f की जगह पर f, o की जगह पर ब्रैकेट और g की जगह पर gx लिख दिए। f ऑफ 3x², और फिर इसका आ गया cos 3x², जो कि हम दिखा दिए कि बराबर नहीं है। आई होप आप ये समझ गए होंगे प्रश्न। तो अब अगला टॉपिक कौन सा है, क्या पढ़ना है? व्युत्क्रमणीय फलन, और फिर उसका एक उदाहरण कर लेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। अब आप कहेंगे व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, तो केवल जितना बताया जाए बस उतना सुनना है, क्योंकि डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो कोई फलन, पहला पॉइंट है ये, यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं। कोई फलन यदि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक है, तो वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लाइन सुनिए ध्यान से। यदि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक है, तो वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। मान लो हमें कोई फलन दे रखा है fx, अगर ये एकेकी और आच्छादक है तो ये एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट, आप केवल ये थ्योरी वाला पॉइंट आप सुनते जाइए, अभी सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यदि f तथा f ऑफ x लिखते हैं, तथा g ऑफ x एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, ये मान के चलते हैं, व्युत्क्रम हैं, तो अगर f ऑफ x और gx एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो इसका जब हम संयोजन करेंगे, चाहे f को g में मिला लें या g को f में मिला लें, यानी फॉग निकाल लें या गॉफ निकाल लें, ये दोनों ही एक आइडेंटिटी फंक्शन। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोल दिए, तो आया है तो भैया डाउट क्लियर करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है।
आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर हम जो पुट करें, जो यहाँ पर पुट करेंगे हमें रिटर्न में वही मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिल जाएगा, 2। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में। बस इतना ही जानिए, हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि इनपुट और आउटपुट बराबर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होता है इसमें, ठीक। अब जब f और g एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हैं तो f को ऐसा हम लिख सकते हैं, f का इनवर्स बराबर g और g का इनवर्स बराबर f, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हैं, ठीक। तो जहां जहां f है वहां वहां हम, जहां जहां ये यहाँ पर f है तो इस f की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, g इनवर्स, और इस g की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स। तो कहने का मतलब f ऑफ f इनवर्स बराबर g ऑफ f की जगह पर हम क्या लिख देंगे, g इनवर्स, g इनवर्स बराबर i। ये याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बताए हैं बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। हम यहीं पर बोल दिए थे कि fx और gx एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हैं, तो f इनवर्स इज इक्वल टू g और g इनवर्स इज इक्वल टू f, ठीक। ये बात क्लियर है ना। तो g की जगह पर हम f इनवर्स लिख दिए हैं, ये लिखा है, और f की जगह पर हम g इनवर्स लिख दिए हैं, जो कि लिख दिए हैं यहाँ पर। बात बराबर हो गई है। इसे भी हाईलाइट कर लीजिए और इसे भी हाईलाइट कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट। अब बस इतना ही ध्यान रखिए, और हमें नहीं लगता कि व्युत्क्रमणीय फलन में कुछ बताना है। बाकी प्रश्न कर लेते हैं, एक ही प्रश्न दिया गया है उदाहरण में, बाकी एक्सरसाइज में कोई प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला। उदाहरण नंबर 17 कॉपी कर लेते हैं। ये है उदाहरण नंबर 17। मान लीजिए कि कोई एक फलन है जो कि n से y में है, लिख लेते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर, n से y में है, और fx क्या दे रखा है, 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां y के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, y बराबर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फोर एक्स प्लस थ्री। वाई जो है वो 4x+3 के बराबर है। किसी किसी x बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब नेचुरल नंबर से अगर x बिलोंग करता है तो उसके लिए y बराबर 4x+3 है। यहाँ पर y का मान हम लिख भी सकते हैं, समझा रहे हैं आपको।
ऐसे सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, n से लेकर y का मान हम लिख भी सकते हैं। अब x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। तो इस x की जगह पर अगर हम एक पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और 3 7। फिर 2 पुट करेंगे तो 8। 8 और 3 11। 3 पुट करेंगे तो 12। 12 और 3 15। ऐसे ही, ठीक। नेचुरल नंबर पुट किए हैं, 4 मतलब 1 पुट किए तो कितना आ गया, 4 और 3 7। 2 पुट किए तो 8 और 3 11। 3 पुट किए तो 12 और 3 15। ऐसे ही पुट करते चले जाएंगे और वैल्यू अपना आता चला जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर से इस समुच्चय में ये परिभाषित फलन है 4x + 3। क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए व्युत्क्रमणीय है। अभी आपको एक पॉइंट लिखाए थे, क्या लिखाए थे, दिखा रहे हैं। यदि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। कहने का मतलब, अगर हमें कोई फलन दिया गया है, उसको हम एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो हम इसको एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। अब एकेकी आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं, आई होप आपको याद भी होगा। एकेकी मान लेते थे, माना f(x1) बराबर x1 और x2 मानते थे, जिसकी दोनों इमेज सेम है। x1 x2 है का क्या, x1 और x2 बिलोंग्स टू, प्रांत क्या है, n। n से बिलोंग करता है, ये हम लिख दिए। f(x1) की जगह हम मान रख देंगे, x की जगह पर x1 लिख जाएगा ना, तो 4x1 प्लस में 3, 4x2 प्लस में 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x1 बराबर 4x2। 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। अब हम यहाँ से चले, इमेज को सेम दिखाए और x1 और x2 को भी सेम दिखा दिए, मतलब एक ही है, लिख देंगे। यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए यदि इमेज सेम है f(x1) और f(x2) तो x1 बराबर x2 है, अतः यह एक ही है, एक ही है। अब आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक कैसे सिद्ध करते थे, लिखेंगे माना f(x) = y, जहां y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। y कहाँ से बिलोंग करता है, सहप्रांत से। अब f(x) का मान लिख देंगे 4x + 3 = y। अब x को अकेला छोड़ेंगे, 4x 3 माइनस सॉरी y - 3, तो x = y - 3 अपॉन में 4। x अकेला छूट गया,
अब हम अपने आप से पूछेंगे कि y के प्रत्येक इस मान के लिए, ये जितने मान दिए गए हैं 7, 11, 15, इन मानों को अगर y की जगह पे हम रखते हैं तो हमें x का नेचुरल नंबर मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 माइनस 3 4, 4/4 1 आ जाएगा, ठीक है। 11 रखते हैं तो 11 में से अगर 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8/2, 8/4 हो जाएगा 2। ये भी नेचुरल नंबर आ रहा है। कहने का मतलब y की जगह पर ये अगर हम कोई भी अवयव रखते हैं तो हमें x का नेचुरल मान मिल रहा है, इसीलिए ये आच्छादक है। लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए कम से कम एक x जरूर है जो एग्जिस्ट करता है। कहाँ से? प्रांत से। प्रांत क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है, अतः यह आच्छादक है। अब हमसे कहा गया था कि आप व्युत्क्रमणीय सिद्ध कीजिए, लेकिन अभी तो हम केवल एकेकी और आच्छादक सिद्ध किए हैं। तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ यह फलन एकेकी आच्छादक एकेकी तथा आच्छादक है, तो यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। फलन है, ठीक। ये लाइन हम लिख दिए। अब ये व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो गया। आगे क्या बोला गया है प्रश्न में? प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो आप जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रतिलोम फलन आच्छादक फलन के लास्ट पॉइंट पे, जहां पर आच्छादक फलन खत्म होता है, वहीं से हम प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू दे रखा है y-3/4। हम लिखेंगे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, उल्टा उसका। प्रतिलोम का मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं। प्रतिलोम फलन हमें निकालना है, तो हम अभी क्या बोले हैं, जहां पर आच्छादक खत्म होता है वहां से हम प्रतिलोम निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? y-3/4। अब यहाँ पर y दे रखा है, हम इसे x नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ भी हम चाहते हैं कि y के रूप में कुछ लिखा रहे, तो हम इसे f इनवर्स y लिख लेते हैं, बराबर y-3/4। अब जब यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो अगर यहाँ x हम लिख दें तो यहाँ भी तो x हो जाएगा, कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सब चर ही तो हैं। f इनवर्स x इज इक्वल टू x-3/4। अब fx दिया था, f इनवर्स x हम निकाल लिए, बस यही आ गया अपना प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम कैसे निकालें, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जहां पर आच्छादक खत्म हुआ वहीं से हम उठा लिए,
अब इस x को हम y के रूप में लिखना चाह रहे थे, तो हमें ये f इनवर्स y लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब f इनवर्स y लिख दिए हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f इनवर्स y लिख दिए हैं, और इस f इनवर्स y की जगह पर अगर हम x लिख दें तो f इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह पे यहाँ भी x हो गया, x माइनस 3/4। यही प्रतिलोम फलन हो गया। ठीक, तो एक ही पर उदाहरण था जो कि इस तरह करना था। इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, और कोई एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना बताया गया है इतना इनफ है आपके लिए। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज के लिए इतना ही रखते हैं, होमवर्क सुन लीजिए। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट आप रफ में निकालेंगे। ठीक, और जो आज पढ़ाया गया है इसे रफ में निकालेंगे। रिवाइज करना है कहने का मतलब। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम क्या पढ़े? व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है उसके बारे में पढ़े, और फलनों का संयोजन। और मुझे ये विश्वास है अगर आप सही से लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपका जो काम दिया गया है होमवर्क वाला, इसे करने का पूरा फर्ज आपका है कि इसे आप कंप्लीट ही करें। ये कंपलसरी हो गया आप लोगों के लिए। ठीक, तो इसे आपको करना है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप केवल मन लगा के पढ़िए। आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा मैं। 1 रुपया अगर जाएगा तो वो आपके जेब में जाएगा, 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। हाँ, एक चीज खर्च होगा, वो है आपका डाटा। यूट्यूब में जो डाटा लगेगा देखने में लेक्चर को, वो लगना है बस। बाकी आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, या कोई बड़ी संस्था में जाकर अपने बैचेस लेने के लिए महंगे महंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका पूरा फायदा आप उठाइए, और आपके जो दोस्त हैं और जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं ऐसे जो पढ़ते लिखते हैं अच्छे से, वो भी चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें अपने मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में, और अब अपना मतलब परसेंटेज बूस्ट कर सकें, तो उनके पास भी भेजिए। अब आपको इस समय मालूम होगा हम शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं। उस शॉर्ट में आपको मतलब बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे तो आपके मैथ कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हाँ, कोई चीज अगर हमें दिखती इतनी भारी भारी है, कोई सवाल हमें बहुत भारी दिख रहा है, लेकिन जब उसे सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है। वो सब चीजें भी आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको ये मैथ का डर जो आपके मन में बसा हुआ है वो भी दूर हो जाए। ठीक, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, और इस वीडियो लेक्चर को आपको जो जो भी लगे कि इन दोस्तों के पास हमें इसे पहुंचाना चाहिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, तो आप उन तक भी पहुंचाइए। स्वयं भी पढ़िए, उन्हें भी, उनकी भी मदद कीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग वे में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, बेफिक्र रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।